एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू स्टडी विद राखी। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 1 प्रारंभिक कथन। कब क्या, कब, कहां और कैसे। शुरुआत होती है रशीदा का सवाल। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। कैसे पता लगाएं यह जानने के लिए आप क्या कर सकते हैं। आप रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, मतलब कि याद हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि आप भूतकाल में हुए किसी भी घटना के बारे में कैसे जान सकते हैं। रेडियो सुनकर, टेलीविज़न के थ्रू, या फिर अखबार पढ़ के, या किसी ऐसे व्यक्ति से बात करके जिसको उस समय के बारे में पता हो। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो अतीत के बारे में आप बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे कि लोग क्या खाते थे, क्या कैसे कपड़े पहनते थे, क्या काम करते थे, या वो कौन से खेल खेलते थे, मनोरंजन के लिए वो क्या करते थे, कौन से गाने गाते थे, किस तरीके के वो अपना जीवन यापन करते थे। आइए पढ़ते हैं। अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम अखेटक उनको बोला जाता है जो जंगलों में रहते हैं और वहाँ की चीज़ों का उपयोग करते हैं, शिकार करते हैं। पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों, वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन से गीत गाते थे। इसके बाद में आता है आपका लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1 जो आपको दिया गया है उसमें कहा गया है कि नर्मदा नदी का पता लगाओ। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ें, फल तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहाँ से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट भी किया करते थे, मतलब शिकार भी किया करते थे। ये रही आपकी नर्मदा नदी। अब तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरदर पहाड़ियों का पता लगाओ। इस क्षेत्र में ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उगाना शुरू किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालना शुरू किया। उत्तर पश्चिम में क्या बोला गया था आपको, सुलेमान और किरदर की पहाड़ियाँ। ये रही सुलेमान और किरदर की पहाड़ियाँ, जहाँ 8000 वर्ष पूर्व सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उगाना आरंभ किया गया था, और साथ ही भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं का पालन भी शुरू किया गया था। ये लोग गांव में रहते थे और उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया वह स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। उत्तर पश्चिम में आपका ये रहा गारो पहाड़ियाँ और मध्य में ये रही विंध्य पहाड़ियाँ। सबसे पहले चावल जो उगाया गया था वो विंध्य के उत्तर में स्थित है। और चित्र पर सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करें। सिंधु तथा उसकी सहायक नदियाँ, ये रही आपके सिंधु तथा उसकी सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ उन्हें कहा जाता है जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। आपकी सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के जो नगरों का विकास हुआ था वो 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। वहीं गंगा तथा उसकी सहायक नदियों प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है। जो आपका मगध था वो आज के बिहार में आता है, और इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप इसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से की यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियाँ, रेगिस्तान, नदियाँ तथा समुद्रों के कारण यात्रा कठिन हो जाती थी।
होती थी, फिर भी ये बाधाएं उन्हें रोक नहीं पाती थीं। कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने के लिए जाती थीं। व्यापारी कभी कारवां में तो कभी जहाजों में मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक यात्रा करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में भी दूर दूर की यात्रा करते थे और इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचार को जानने का अवसर मिला। यहाँ पे बेसिकली ये बताया गया था कि लोग यात्रा क्यों करते थे। सबसे पहले आपको किसके लिए बताया गया था? व्यापार के लिए। दूसरा, प्राकृतिक आपदाओं के कारण। तीसरा, नए रोचक स्थानों को ढूंढने के लिए। चौथा, सैनिक एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को अपने कब्जे में लेने के लिए। और गुरु शिक्षा देने के लिए गांव से गांव जाया करते थे। अब आती है हमारी नेक्स्ट हेडिंग, आज लोग यात्रा क्यों करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कभी कभी हम एजुकेशन के लिए यात्रा करते हैं, कभी कभी हम मेडिकल रीज़न के लिए जो हमें इलाज कराना होता है तो हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कभी कभी हम काम की तलाश में जाते हैं, और प्राकृतिक आपदाओं के जैसे कई बार केसेस होते हैं तो भी हमें अपना प्लेस चेंज करना पड़ता है। तो आइए पढ़ते हैं क्या करते हैं। पर्वत, समुद्र, रेगिस्तान उपमहाद्वीप के प्राकृतिक सीमाएं बनाती हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, फिर भी जिन्होंने ऐसा चाहा वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहाँ बस गए। इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचार अपनाते रहे हैं। आता है आपका कि हमारे दूसरे देशों के साथ जो तालमेल हुए हैं या फिर जो रिश्ते बढ़े हैं, इससे हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को क्या खतरा हुआ है? तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। हमारी सांस्कृतिक परंपराएं क्या हुई हैं? समृद्ध हुई हैं। इसके बाद में हमारी नेक्स्ट हेडिंग है देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से बना है। इंडिया शब्द किससे बना है? इंडस से निकला है। जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों, कहाँ से? उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदू अथवा इंडस कहा और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अब आता है कि भारत का नाम, जैसे इंडिया का नाम जैसे इंडिया रखा गया, वैसे भारत का नाम भारत कैसे पड़ा? तो भारत का नाम प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। भारत का नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता था? उत्तर पश्चिम में रहने वाले एक समूह के लिए किया जाता था। और इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। अब ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद हमारी बहुत ही पुरानी एक कृति है, जिसका जो कितनी पुरानी है? लगभग 3500 वर्ष पुरानी है, जिसमें हमें इसका उन लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है जिनके लिए प्राचीन काल में भारत शब्द का प्रयोग किया जाता था। बाद में इसका प्रयोग हमारे देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं? अतीत की जानकारी हम कई प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन भाषा के मैन्यू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकला है। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती थी। अब सबसे पहले मेन क्वेश्चन होता है, पांडुलिपियां किन पत्रों पर लिखी जाती थी? तो भोज नामक पेड़ की छाल के पत्रों पर लिखी जाती थी। और ये कहाँ पाया जाता है? ये हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया है, कुछ नष्ट कर दी गई हैं। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों और विरहों में प्राप्त होती हैं। विरह क्या होते हैं? विरह होते हैं आपके जो जैन मंदिर होते हैं, जैनों की जो मंदिर होते हैं जिन्हें गुफाओं को काट कर बनाया जाता है, उनको बोला जाता है। ओके, देन नेक्स्ट होता है, इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों, विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है।
इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। क्वेश्चन बनता है प्राकृत भाषा किन लोगों के लिए, मतलब कौन लोग प्रयोग करते थे? तो आम लोग करते थे। या क्वेश्चन बन सकता है आम प्राचीन काल में आम लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, मतलब कैसे जान सकते हैं? एक तो हमारा हो गया क्या, पांडुलिपियों का अध्ययन करके। दूसरा, या किताबों का या महाकाव्य, नाटक वगैरह जो प्राचीन काल के हैं। दूसरा है हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ये लेख पत्थर या धातु जैसी कठोर सतह पर उकेरे जाते थे, मतलब पक्की और ठोस सरफेस होता था वहाँ पर। लगभग 2250 वर्ष पुराने अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। तो हमें अफगानिस्तान के कंधार से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है और वो है 2250 वर्ष पूर्व, मतलब पुराना। अभिलेख अक्सर शासकों के आदेश होते थे ताकि लोग उन्हें देख, पढ़ और उनका पालन कर सकें। दूसरा आता है हम किस चीज़ का अध्ययन कर सकते हैं। एक तो हमारा हो गया आपका पांडुलिपियां, दूसरा हो गया आपका अभिलेख। अब हम वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए खोजबीन खुदाई भी करते रहते हैं। ये खुदाई वगैरह कौन करते हैं? पुरातात्विक, और जो हमारे अतीत के बारे में रहस्यों को और सूचनाओं को एकत्रित करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर की बनी होती थी, जबकि पक्की मिट्टी तथा कुछ अन्य धातुओं की बनी हो सकती थी। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातात्विक जानवरों, चिड़ियाओं तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अनाज के दाने तथा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बच जाते हैं, जिससे हमें उनके बारे में जानकारी उपलब्ध हो पाती है। अतीत एक होता है या अनेक होता है? तो जैसे कि आपको पता है सबका अतीत अपना अपना होता है और लोगों के अपने रहने का और उनके अस्तित्व अलग अलग होते हैं। कुछ डेवलप होते हैं, कुछ अनडेवलप होते हैं। किसी को पढ़ना आता है, किसी को पढ़ना नहीं आता है, कुछ लिख पाते हैं, तो किसी के पास लिखने के सोर्सेस होते हैं, किसी के पास नहीं भी होते हैं। तो सबका अतीत अपना अलग अलग होता है। आइए पढ़ते हैं। अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन में इसलिए किया गया है क्योंकि अलग अलग समूह के लोगों के लिए अतीत का अर्थ अलग अलग थे। पशुपालक, कृषकों, राजाओं, रानियों, व्यापारियों और शिल्पकारों का जीवन एक दूसरे से बहुत भिन्न था। देश के अलग अलग हिस्सों के लोग अलग अलग रीति रिवाजों का पालन करते थे। शासक अपने कार्यों का लेखा जोखा रखते थे, जबकि आम लोग प्राय ऐसा नहीं करते थे, क्योंकि इतिहासकार और पुरातात्विक विभिन्न स्रोतों की सहायता से अतीत को समझने का प्रयास करते हैं। शासक अपने कार्यों का लेखा जोखा रखते थे, जबकि आम लोग प्राय ऐसा नहीं करते थे। इसीलिए इतिहासकार, पुरातात्विक ऐसे स्रोतों की सहायता से अतीत को समझने का प्रयास करते हैं। इतिहासकार वो होते हैं जो अतीत के लिए अलग अलग घटनाओं को एक साथ रखते हैं, जिससे हम उसके बारे में समझ सके। पुरातात्विक जो विभिन्न खोजों द्वारा अतीत से जुड़ी चीज़ों को ढूंढते हैं, जैसे सिक्के हो गया, अभिलेख हो गया, पांडुलिपियां हो गया, और फिर उनके बारे में सूचना एकत्रित करते हैं। तिथियों का मतलब क्या होता है? इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जो तिथियां होती हैं वो कैसे इंपॉर्टेंट होती हैं, और जो अतीत के से हम अध्ययन करते हैं उसमें तिथियों का कैसे संबंध होता है। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है, उनके जन्म के 2000 वर्ष बाद से। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों को ईशा पूर्व कहा जाता है। जैसे ईशा से पहले की जो तिथि होती है, मतलब डेट्स होती है, उन्हें बोलते हैं ईशा पूर्व। जबकि उसके बाद उनकी जो ईशा मसीह के जन्म से होती है वो ईशवी कहलाता है। जबकि उनके बाद जन्म के बाद की जो तिथियां होती हैं, मतलब डेट्स होती हैं, वो ईशा पूर्व कहलाती हैं। ओके, फिर से पढ़ते हैं। ईशा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईशा पूर्व
ईशा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से मतलब अभी से पहले की ओर पूर्व की तिथियों का उल्लेख करते हैं। इतिहास और तिथियां, अभी दोनों में हम संबंध बताते हैं, मतलब क्या रिलेशनशिप है। जैसे अंग्रेजी में बीसी मतलब ईशा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, और बीसीई का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी हिंदी में ईस्वी लिखा होता है, जिसका अर्थ क्या बोला था, ईशा के जन्म का ईयर। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईशा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई कॉमन एरा और बीसी बिफोर क्राइस्ट की जगह बीसीई बिफोर कॉमन एरा का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इन कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है और भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट मतलब वर्तमान से पहले के लिए होता है। Thank you for watching. If you find this video is helpful, then please like and subscribe. Thank you.